नमस्कार साथियों, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी साहित्य की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न, आज हम 15 महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके सम्मुख लेकर उपस्थित हुआ हूं और ये 15 प्रश्न आपकी मुख्य परीक्षा में एक रामबाण कुश्ती साबित होंगी। इन 15 प्रश्नों को अपन दो भागों में पढ़ेंगे। इन सभी प्रश्न के एक एक महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु को आपको समझते हुए याद करना है। तो इन 15 प्रश्नों को अपन इनके मुख्य बिंदु को पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। पहला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषागत विशेषताओं का विवेचन कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो भाषागत विशेषता है, इनकी विशेषताओं का विवेचन कीजिए। यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस बार इस प्रश्न के आने की संभावना बनती है। दूसरा प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियुद्ध की काव्य कृतियों के आधार पर संक्षेप में उनकी काव्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। अयोध्या सिंह हरियुद्ध, इनकी काव्य प्रवृत्ति पर, उनकी काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। दूसरा प्रश्न भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तीसरा प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त की नारी भावना पर प्रकाश डालते हुए यशोधरा का चरित्र चित्रण कीजिए। जो तीसरा प्रश्न, एक राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जिसने नारी विषय पर काव्य रचनाएं की है और नारी भावना पर प्रकाश डालते हुए यशोधरा का चरित्र चित्रण करना है। ये तीनों प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चौथा आपका मुख्य प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त के काव्य की विशेषताओं का विवेचन कीजिए। तो मैथिली शरण गुप्त के काव्य की विशेषताओं को एक एक बिंदु को अपन पढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न है, केकई अनुताप। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई एक कविता है केकई अनुताप। केकई अनुताप के आधार पर केकई का चरित्रांकन कीजिए, यानी उनके चरित्र की विशेषता बतानी है केकई की। छठा प्रश्न, जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि है। जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित कृत आंसू के भाव सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। यह प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इस बार इस प्रश्न के आने की संभावना बनती है। दूसरा प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषता 100 उदाहरण से स्पष्ट करना है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में 100% आने की संभावना है। ये जो 7 प्रश्न है, आज इस भाग 1 में इन सभी 7 प्रश्न के मुख्य बिंदु को पढ़ेंगे। ये 7 प्रश्न आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। फिर 8 से लगाकर 15 तक प्रश्न है, इससे अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न था, भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषागत विशेषता बतानी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषागत विशेषताओं का विवेचन करना है। यानी आधुनिक काल का जो पहला जो युग है भारतेंदु युग, और इस भारतेंदु युग, इस युग का नाम भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के आधार पर जो पहला युग है भारतेंदु युग कहलाता है। आधुनिक काल का जो समय है वह 1900 से अब तक, और इसी आधुनिक काल में जो पहला जो युग है
आधुनिक काल का पहला युग है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र युग कहलाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र युग यानी भारतेंदु के नाम के आधार पर ही, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम के आधार पर ही इस युग का जो नाम रखा है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र रखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक युग में ये खड़ी बोली के एक जनक कहे जा सकते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक यानी खड़ी बोली के क्या है, ये आधुनिक गद्य के जनक है। आधुनिक गद्य या फिर कह सकते हैं आप खड़ी बोली के जनक। आधुनिक खड़ी बोली के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ऐसे हिंदी गद्य के विकास में 4 व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 4 व्यक्ति लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र और सदासुख लाल नियाज, ये चारों व्यक्ति का हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन सच्चे अर्थों में हिंदी गद्य के जो जनक है वे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहलाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म, भारतेंदु का जन्म 1850 ईस्वी में काशी में हुआ। 1850 ईस्वी में काशी में इनका जन्म हुआ और 1885 ईस्वी में भारतेंदु जी की मृत्यु हुई। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जिन्हें हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है, इनकी भाषा में न तो राजा लक्ष्मण सिंह की तरह संस्कृत के शब्दों की अधिकता है, न ही लल्लू लाल की तरह इनकी भाषाओं में ब्रज भाषा का प्रभाव है और न ही पंडित्याईपन दिखता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग में हिंदी गद्य की जो भाषा है, हिंदी गद्य की भाषा, हिंदी गद्य की भाषा खड़ी बोली हो गई थी, खड़ी बोली। तो भारतेंदु के समय जो गद्य की भाषा है वह खड़ी बोली थी, लेकिन भारतेंदु के युग में काव्य की जो भाषा है वह ब्रज थी, काव्य की भाषा ब्रज थी। तो भारतेंदु के समय गद्य की भाषा खड़ी बोली, लेकिन काव्य की भाषा क्या थी, ब्रज भाषा थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी मातृभाषा यानी उन्होंने निज भाषा की उन्नति पर बल दिया है। उन्होंने स्वयं ने कहा है, निज भाषा उन्नति है आए सब उन्नति को मूल। यानी जो निज भाषा है, जो अपनी भाषा है, उस अपनी भाषा से ही यानी हिंदी भाषा से क्या है, यानी इस देश की उन्नति हो सकती है। वही सब उन्नति का क्या है, एक मूल आधार है। तो उन्होंने कहा निज भाषा उन्नति आए सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे न सब सुन, मिटे न यह कुशल, ये नहीं। तो निज भाषा ही उन्नति है, इस देश की उन्नति मातृभाषा से, अपनी भाषा से हो सकती है। और इस निज भाषा से ही क्या है, इस हृदय की पीड़ा है, हृदय का सूल है, वो मिट सकता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य की जो भाषा है वह ब्रज थी, लेकिन गद्य की भाषा क्या है, खड़ी बोली है। सच्चे अर्थों में भारतेंदु को हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है। भारतेंदु
ने अपने जीवन काल में कुल 3 पत्रिकाएं जो लिखी है। इन 3 पत्रिका में पहली है कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा को 1868 ईस्वी में लिखा गया। कवि वचन सुधा में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं पर बल दिया गया है। फिर दूसरी इनकी पत्रिका है हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र मैगजीन को 1873 ईस्वी में लिखा गया था। इस हरिश्चंद्र मैगजीन में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वयं ने लिखा है कि हिंदी अब नई चाल में ढल चुकी है। हिंदी अब नई चाल में ढल चुकी है। इस हरिश्चंद्र मैगजीन जो पत्रिका है, इसके 8 अंकों के बाद 8 अंकों के पश्चात इसका जो नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका रखा गया। हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम रखा जाता है। तीसरी पत्रिका है जिसका नाम है बाल बोधिनी। बाल बोधिनी, इस बाल बोधिनी पत्रिका को सन 1874 ईस्वी में लिखा गया और इसमें स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया है। तो 3 पत्रिकाएं थी। भारतेंदु जी की भाषा व्यवहारिक बोलचाल के निकट और परवामयी भाषा थी। ये हिंदी गद्य के जनक माने जाते और इनके समय काव्य की भाषा थी ब्रज भाषा। तो हिंदी गद्य के विकास में भारतेंदु का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरियुद्ध की जो काव्य कृतियों के आधार पर संक्षेप में उनकी काव्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाली है। अयोध्या प्रसाद हरियुद्ध, अयोध्या प्रसाद हरियुद्ध ने हिंदी की खड़ी बोली, उस समय लड़खड़ाती हुई खड़ी बोली को इन्होंने संभालने का काम किया है। हरियुद्ध का जन्म सन 1865 ईस्वी में निजामाबाद में होता है और इनकी मृत्यु सन 1947 में। अयोध्या प्रसाद हरियुद्ध इन्होंने आधुनिक युग का पहला महाकाव्य लिखा और आधुनिक युग का महाकाव्य प्रिय प्रवास भारतेंदु के द्वारा हरियुद्ध जी के द्वारा आधुनिक युग का महाकाव्य लिखा गया। आधुनिक युग का महाकाव्य सन 1914 ईस्वी में लिखा गया। इसका नाम है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास 1914 में लिखा गया। इस प्रिय प्रवास में कुल 17 सर्ग हैं, लेकिन 6ठे सर्ग के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण की विषय के आधार पर इन्होंने ये जो काव्य लिखा है और इस महाकाव्य में कृष्ण के मथुरा जाने का चित्रण है। वो गोकुल को छोड़ के मथुरा चले जाते हैं और उसके पश्चात जो राधा की वीर दशा है और माता यशोदा की विरक्ति को इन्होंने इस प्रिय प्रवास महाकाव्य में यशोदा और राधा की वीर वेदना का चित्रण किया है। 1914 में आधुनिक युग का यह काव्य है। हरियुद्ध दिव्य जी अयोध्या प्रसाद हरियुद्ध ने ये एक आधुनिक राष्ट्रीय चेतना को मुखरित करता है महाकाव्य प्रिय प्रवास। और हरियुद्ध की भाषा शैली
ये एक कुशल भाषा शैली के शिल्पी थे। अयोध्या प्रसाद हरिऔध ये आधुनिक युग में द्विवेदी युग काव्यधारा के कवि हैं और ये एक कुशल भाषा के क्या थे? शिल्पी। कुशल भाषा के शिल्पी है। इनकी जो काव्य साधना है जिसमें द्विवेदी जी के संपर्क में आने से उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय स्वर मुखरित होता है। यानी हालांकि राष्ट्रीय स्वर का जो उद्भव है वो भारतेंदु युग में हो गया था, लेकिन उसका जो विस्तृत रूप है वह द्विवेदी युग में देखने को मिलता है। राष्ट्रीय चेतना का जो विकसित रूप है, राष्ट्रीय भावना का या राष्ट्रीय चेतना का विकसित रूप द्विवेदी युग में। और महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने से उनके काव्य में राष्ट्रीय जो स्वर है वह देखने को मिलता है। पुत्र वियोग में अब प्रिय प्रवास के माध्यम से, प्रिय प्रवास के सटे स्वर्ग में अब माता यशोदा का चित्रण किया गया, जो पुत्र वियोग में विलाप करती हुई यशोदा की पीड़ा बड़ी मार्मिक बताई है। उन्होंने कहा प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा का है। नहीं, यशोदा कह रही है जब कृष्ण के मथुरा जाने पर यशोदा की वीर दशा का चित्रण है और यशोदा ने स्वयं ने कहा कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा का है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा का है। यानी प्राण प्यारा किसको कहा है? कृष्ण को कहा। तो इस काव्य के माध्यम से, महाकाव्य के माध्यम से यशोदा की वीर दशा का चित्रण किया गया है। और यहाँ पे कल्पना शक्ति का बोध दूसरा पॉइंट बिंदु बनता है। एक पहला बिंदु इसका एक काव्य साधना और दूसरा जो मुख्य बिंदु है कल्पना शक्ति का बोध या कल्पना का बोध, कल्पना का बोध। यहाँ पे यशोदा यानी कृष्ण के मथुरा जाने के पश्चात वह वीर वेदना से विरक्त है और वह कह रही है कि देव मेरे भाग्य में है क्या? हे देव मेरे भाग्य में है क्या? क्या बता, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में? हे देव मेरे भाग्य में है क्या? बता, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। तो यहाँ पे हरिऔध की पारिजात नामक एक काव्यकृति में भी उनकी दार्शनिक विचारों का दर्शन होता है। हरिऔध ने प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास भी महाकाव्य है हरिऔध के द्वारा लिखा गया। वैदेही वनवास, वैदेही वनवास यानी राम के जीवन पर आधारित है, राम और सीता के वन गमन पर आधारित लिखा गया महाकाव्य है। प्रिय प्रवास के बाद वैदेही वनवास भी उनके द्वारा लिखा गया एक क्या है? महाकाव्य है। फिर पारिजात के बाद हरिऔध के द्वारा लिखी गई रचना है रस कलश, ब्रज भाषा में लिखी गई है रस कलश। तो ये हरिऔध की मुख्य कृतियां हैं, रचनाएं हैं। तो अयोध्या प्रसाद हरिऔध की रचना में राष्ट्रीय चेतना का स्वर मुखरित है। उनकी काव्य साधना में यानी प्रिय प्रवास के माध्यम से एक आधुनिक युग का ये महाकाव्य है। इन्होंने जो खड़ी बोली, हिंदी की खड़ी बोली के लड़खड़ाती हुई खड़ी बोली को संभाला है और इस खड़ी बोली में यानी सरल से सरल और कलिष्ठ से कलिष्ठ रचना भी की जा सकती है, ऐसा उदाहरण अयोध्या प्रसाद हरिऔध ने दिया। 1914 ईस्वी में लिखा गया ये महाकाव्य है। इनके द्वारा लिखे गए उपन्यासों में अधकिला फूल और ठेठ हिंदी के ठाठ भी इनके क्या है? एक प्रसिद्ध दो उपन्यास है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त
कि नारी भावना पर प्रकाश डालते हुए यशोधरा का चरित्र चित्रण करना है। मैथिली शरण गुप्त एक राष्ट्र कवि है। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में, मैथिली शरण गुप्त का जन्म, गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में चीरगांव झांसी में हुआ। चीरगांव झांसी में इनका जन्म हुआ। 1886 में जन्म और गुप्त जी की मृत्यु सन 1967 ईस्वी में हुई। मृत्यु सन 1967 ईस्वी में। मैथिली शरण गुप्त ने एक नारी विषय को लेकर, नारी विषय पर आधारित उन्होंने काव्य रचनाएं लिखी है। जैसे यशोधरा, यशोधरा एक खंड काव्य है जो 1932 में लिखा गया, जो भगवान बुद्ध के गर्भ त्याग की घटना पर आधारित ये एक खंड काव्य है। यशोधरा बुद्ध की पत्नी का नाम है। यशोधरा कौन है? बुद्ध की पत्नी है। यशोधरा बुद्ध की पत्नी है। यशोधरा एक खंड काव्य है। यह एक खंड काव्य है जो 1932 ईस्वी में लिखा गया। इसे आप चंपू काव्य भी कह सकते हैं। यशोधरा कविता बुद्ध की घटना पर आधारित है। बुद्ध के गृह त्याग की घटना के पश्चात यशोधरा की वीरवेदना, यशोधरा की वीरवेदना का चित्रण है। तो मैथिली शरण गुप्त ने यानी नारी विषय पर जो काव्य रचना की है उसमें यशोधरा, उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी है, जो साकेत महाकाव्य के 9वें स्वर्ग से संकलित है, जो उर्मिला की वीरवेदना का चित्रण है। और केकेयी अनुताप, यह भी एक कविता आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। केकेयी अनुताप, राम की मां है केकेयी, और केकेयी के द्वारा अनुताप, अनुताप का अर्थ होता है दुख। जब राम को वनवास मिलने के पश्चात केकेयी जो अनुताप करती है उसका इसमें चित्रण है। यह कविता भी साकेत महाकाव्य के 8वें स्वर्ग से संकलित है। तो उन्होंने अपने काव्य में नारी विषय को स्थान किया। नारी की वीर वेदना का चित्रण इन्होंने मैथिली शरण गुप्त ने किया है। गुप्त की जो पहली रचना है रंग में बंद 1909 में लिखी गई, और उसके बाद दूसरी कृति है जयद्रथ वध 1910 में लिखी गई, और भारत भारती 1912 में लिखी गई। भारत भारती के बारे में ध्यान रखना है कि भारत भारती गुप्त जी के द्वारा लिखी गई ये रचना, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई 1912 में लिखी गई रचना है। ये देश प्रेम की भावनाओं से भरी हुई होने की वजह से इस कृति को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर ली थी, और इसी कृति के आधार पर मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का दर्जा दिया जाता है। भारत भारती के आधार पर ही मैथिली शरण गुप्त क्या कहलाए? राष्ट्र कवि कहलाते। गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी भी कहा जाता है। आधुनिक युग का तुलसी भी कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त ने जो ब्रज भाषा के, जो आधुनिक युग से पहले काव्य की भाषा जो ब्रज भाषा थी, लेकिन गुप्त जी के प्रयास से इन्होंने ब्रज भाषा के मोह को तोड़कर काव्य की भाषा भी इन्होंने क्या कर ली? खड़ी बोली। तो द्विवेदी युग के कवि है मैथिली शरण गुप्त।
जिनकी काव्य की भाषा भी, यानी काव्य खड़ी बोली, गद्य की भाषा तो खड़ी बोली भारतेंदु युग में हो गई थी, लेकिन द्विवेदी युग में काव्य की भाषा भी क्या हो गई, खड़ी बोली हो गई। तो भारत भारती 1912 में लिखी गई एक राष्ट्र कवि, इसी कृति के आधार पर इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। इनके द्वारा अन्य लिखी गई रचनाओं में एक प्रसिद्ध आधुनिक युग का रामचरितमानस के पश्चात राम भक्ति पर आधारित दूसरा सबसे बड़ा महाकाव्य है, जिसका नाम है साकेत। साकेत मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। साकेत शब्द का जो अर्थ होता है वो अयोध्या होता है। साकेत का अर्थ क्या है, अयोध्या। पाली भाषा का शब्द है। साकेत महाकाव्य 1931 ईस्वी में लिखा गया आधुनिक युग का राम भक्ति पर आधारित रामचरितमानस के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा महाकाव्य है। साकेत में कुल 12 सर्ग है। कितने सर्ग है, 12 सर्ग है। तो यशोधरा के चरित्र की बात कर रहे थे। पहला बिंदु है अनुरागिनी रूप। अब यशोधरा बुद्ध की पत्नी है और भगवान बुद्ध के गर्भ त्याग की घटना के पश्चात यशोधरा का यह कविता प्रस्तुत की गई है। वह एक अनुरागिनी रूप उसका सामने आता है। यशोधरा के नारीत्व की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह एक मानिनी होते हुए भी अनुरागिनी है। यानी अनुरागिनी कह सकते हैं बुद्ध का अनुसरण करने वाली, अपने पति की एक राह पर चलने वाली, ऐसी यशोधरा एक अनुरागिनी रूप है। वह मानिनी होते हुए भी अनुरागिनी है। और दूसरी बात, वह हर समय अपने धर्म और कर्तव्य की रक्षा करती है। हर समय अपने धर्म व कर्तव्य की रक्षा करती है। जब बुद्ध के जाने के पश्चात, यानी बुद्ध को इस संसार से त्यागने के पश्चात जो बुद्ध के गर्भ त्याग की घटना है वह महावीर निष्क्रमण कहलाती है। तो बुद्ध के जाने के पश्चात वह कहती है, नयन उन्हें है निष्ठुर करती है। वह कह रही है कि जो मेरे नेत्र है वह उन्हें अब निष्ठुर ही कहेंगे, पर इनसे जो आंसू बहते सदे हदे वे कैसे सते गए तरस ही काटे। तो नयन उन्हें निष्ठुरी कहते, इनसे जो आंसू बह रहे हैं गए तरसी वे खाते, यानी मुझे छोड़कर गए हैं, यानी मेरे ऊपर वह तरस खाकर गए हैं। तो वह एक अनुरागिनी नारी है। पति परायण, वह एक पति परायण यानी कि वैवाहिक जीवन में बंधने के पश्चात वह एक अपने पति का अनुसरण करने वाली पति परायण नारी है। वह यशोधरा स्वयं कहती है, मुझको उन्होंने बहुत माना फिर भी क्या पूरा जाना, क्योंकि वह बिना बताए वह हर समय बुद्ध की बातों को ही प्राथमिकता देती थी। तो मैंने उनको बहुत उन्होंने माना, मुझको उन्होंने बहुत माना फिर भी क्या पूरा पहचाना, यानी मुझे पूरा है जो बुद्ध ने मुझे नहीं पहचाना। तो वह एक पति परायण नारी है। न्याय प्रियता, वह स्वयं एक न्याय प्रिय है, यानी कि यशोधरा के व्यक्तित्व की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि वे हमेशा अपने न्याय के पक्ष में रहते हैं। यशोधरा काव्य में उसका व्यक्तित्व स्पष्ट दिखाई देता है। यशोधरा जो एक खंड काव्य है उसमें यशोधरा का जो व्यक्तित्व है वह स्पष्ट दिखाई देता है। वह एक स्वाभिमानी भी नारी है, स्वाभिमानिनी है, यानी वह स्वयं कहती है कि सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात है। तो भगवान बुद्ध इस जगत में ज्ञान की प्राप्ति के लिए, जगत के कल्याण के लिए वह घर को त्याग देते हैं। तो यशोधरा कह रही कि सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यह बड़ा व्याघात है। यह बड़ा व्याघात, यह मेरे लिए दुख की बात है। मुझे एक और तो खुशी हो रही है कि मेरे जो स्वामी है जगत की सिद्धि के लिए वह गए, लेकिन वह
बिना बताए चोरी चोरी गए, ये उस यशोधरा का बड़ा ही उन्हें दुख होता है, व्याघात होता है। वह एक सत्राणी नारी है, यानी आपने इतिहास में देखा होगा कि युद्ध भूमि में जाते समय स्वयं वीर सत्राणी अपने स्वामी को वह युद्ध भूमि में भेजती है। तो यशोधरा भी एक वीर सत्राणी नारी थी। यशोधरा ने स्वयं कहा है, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हमें भेज देती है रण में। तो यहाँ तक वह वीर सत्राणी नारी होने के खातिर वह अपने प्रियतम को स्वयं सुसज्जित करके युद्ध भूमि में भेजती है। तो वह एक सत्राणी नारी है, एक वह वीरणी भी है। यानी यशोधरा को बिना बताए जाने पर यशोधरा को दुख होता है। तो वह यशोधरा कह रही है, हे सखी, मेरे स्वामी जगत की सिद्धि के लिए गए, ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वह बिना बताए गए, ये मेरे लिए बड़ी ही दुख की बात है। तो वह एक वीरणी भी है। आस्था की प्रतिमूर्ति, वह यशोधरा स्वयं एक साक्षात आस्था की प्रतिमूर्ति है। यशोधरा को यह भी पता है कि जो बुद्ध है वह जगत की सिद्धि, जगत के कल्याण के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए वह गए, लेकिन एक दिन स्वयं वह लौटकर अवश्य आएंगे। तो गए, यशोधरा करिए, गए लौट भी वे आवेंगे। वे कौन? बुद्ध के लिए गए, लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लाएंगे। अपूर्व यानी अनोखा, एक ऐसा अपूर्व अनोखा अनुपम यानी ज्ञान वह लेकर आएंगे, लेकिन मैं उसे रोते प्राण उन्हें पाएंगे, लेकिन मैं उसका जो उनका स्वागत है, रोते हुए ही मेरे प्राण है उसे पाएंगे। पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कहकर जाते, यानी वह गए हैं तो वे मुझे कहकर जाते तो मेरे लिए बड़े गर्व की बात होती, लेकिन वे सिद्धि प्राप्ति के बाद कुछ वापस लौट कर आएंगे, ऐसा अनुपम ज्ञान लेके आएंगे, लेकिन मेरे प्राण है उन्हें रोते रोते ही पाएंगे। मानव संयम और दृढ़ता। अब यशोधरा एक संयम रखने वाली और दृढ़ नारी है। जब भगवान बुद्ध वापस सिद्धि प्राप्ति के बाद वापस उसी यशोधरा के उसी गांव में पहुंचते हैं, तो वह उन्हें लेने नहीं जाती, क्योंकि उसे पता है, उसे संयम है, उसे वह उसमें दृढ़ता की भावना है। वह कहती है कि इसी प्रकार सखी वे मुझसे कहकर जाती तो मुझे बड़ा ही गर्व होता, तो मैं उन्हें यानी एक खुशी से उनका क्या करती, स्वागत करती, सम्मान करती। तो ये यशोधरा के चरित्र के मुख्य बिंदु है, जिसमें स्वाभिमानी नारी है, अनुकरण है, वीरता है, सत्राणी एक क्षत्रिय नारी है, आस्था की साक्षात मूर्ति है, और संयम और दृढ़ता ये इसके मुख्य बिंदु है। चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त जी के काव्य की विशेषताओं का विवेचन कीजिए। मैथिली शरण गुप्त की भाषा खड़ी बोली है और उनकी काव्य रचनाओं में एक राष्ट्र की भावना का स्वर मुखरित हुआ है। मानवतावादी दृष्टिकोण उनके काव्य में देखने को मिलता है। गुप्त की रचनाओं में मानवतावादी दृष्टिकोण है। अब मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई जो कविता है केकेयी अनुताप, केकेयी अनुताप केकेयी अनुताप साकेत महाकाव्य से संकलित है। साकेत
महाकाव्य से संकलित और साकेत महाकाव्य के 8वें स्वर्ग से लिया गया है, 8वें स्वर्ग से संकलित है। इसमें भगवान राम को यानी वन गमन के पश्चात जो कैकेयी है, दशरथ की मृत्यु के पश्चात वह भरत को अब अयोध्या का राजकुमार बनाना चाहती थी और स्वयं अयोध्या की राजमाता बनना चाहती थी। वही मंत्रा दासी की कहने पर वह राम को वनवास भेजती है और वही दूसरी ओर भरत को दीनहीन देखकर वह स्वयं क्या करती है, एक दुख प्रकट करती है, अनुताप करती है और वह चित्रकूट है जो भरत और कैकेयी उन्हें वापस अयोध्या ले जाने के लिए जाते हैं और उसी चित्रकूट सभा के बाहर भगवान राम है जो उनकी कुटिया के बाहर वे एक सभा को संबोधित करते हैं। उसी दृश्य का चित्रण है इस कविता में। तो ये मैत्रेय सेनगुप्त की जो विशेषता में मानवतावादी दृष्टिकोण देखने को मिलता है। मानवतावादी दृष्टिकोण में गुप्त जी ने प्राचीन और आधुनिक काव्यों, प्राचीन और आधुनिक काव्य धारा की संधि युग की ये कवि, इन्होंने स्वयं मानवतावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए उनके काव्य में राष्ट्रीय भावना का स्वरूप है और उनकी राष्ट्रवादी जो रचना है वह है भारत भारती। भारत भारती के आधार पर उन्हें राष्ट्र कवि कहा गया है। तो इनमें मानवतावादी दृष्टिकोण देखने को मिलता है। उन्होंने स्वयं ने कहा, न तन सेवा न जन सेवा, न तन सेवा न जन सेवा, न जीवन है, न जीवन और न धन सेवा, न जीवन और न धन सेवा, मुझे है इष्ट जन सेवा। यानी इस जनता की, इस जन की सेवा ही मुझे सर्वोपरि है। तो मुझे है इष्ट जन सेवा सदा सच्ची भुवन सेवा, भुवन संसार को कहेंगे। तो मुझे सदा सच्ची इस भुवन, इस संसार की सेवा करनी। तो इस प्रसिद्ध जो ये श्लोक पंक्ति है इसमें मानवतावादी दृष्टिकोण देखने को मिलता है। स्वयं गुप्त कह रहे, न तन सेवा न मन सेवा न धन सेवा, मुझे है इष्ट जन सेवा और भुवन सेवा को ही वह एक सच्ची सर्वोपरि सेवा मानते हैं। उनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम की सच्ची भावना भी है। राष्ट्र प्रेम की सच्ची भावना से युक्त उनकी जो रचना है वह है भारत भारती। तो राष्ट्र प्रेम की सच्ची भावना इन्होंने ये भगवान श्री राम के अनुताप में, यानी राम के माध्यम से उन्होंने एक असहयोग आंदोलन का दूसरा रूप दिया है। असहयोग आंदोलन का दूसरा रूप दिया है। तीसरा इनका एक बिंदु बनता है वह है गांधी जी का प्रभाव, यानी उस के अनुताप कविता राम के माध्यम से असहयोग आंदोलन का एक उन्होंने क्या दिया है, रूप दिया है। तो राष्ट्र प्रेम की सच्ची भावना उनके काव्य में उभर कर सामने आती है। उन्होंने स्वयं ने कहा है, जाओ यदि जा सको रौंद हमको यहाँ, यानी अगर तुम्हें जाना है तो हमें रौंद कर यहाँ से जा सकते हो। यो पथ में लेट गए बहुजन यहाँ, तो इस जनता को रौंद कर तुम जा सकते हो। जो पथ पर जो बहुजन है वो लेटे हुए हैं। गांधी जी का प्रभाव, यानी मैथिली सेनगुप्त है जो गांधीवादी विचारधाराओं से प्रभावित थी, इसीलिए इनकी काव्य रचनाओं में गांधी जी का प्रभाव है। और भारत भारती के आधार पर राष्ट्र कवि का जो दर्जा भी महात्मा गांधी ने इन्हें दिया था। गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी भी कहा जाता है और उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय गांधी की विचारधाराओं से प्रभावित कवि है। तो गांधीवादी विचारधारा इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। उन्होंने राम के शब्दों के विनत विद्रोह के माध्यम से एक वर्तमान में असहयोग आंदोलन का दूसरा रूप प्रस्तुत
किया है। गुप्त जी स्वयं कहते हैं उठो प्रजाजन, उठो प्रजाजन, तजो यह मोह तुम है जो ये मोह को त्याग दो, करते हो किस हेतु विनत विद्रोह तुम। हे प्रजाजन उठो, तुम इस मोह को त्याग दो, करते हो तुम विनत विद्रोह जन। समाज सुधार की भावना, चौथा मुख्य बिंदु है समाज सुधार की भावना। तो गुप्त जी के काव्य में एक समाज सुधार का रूप भी उभर कर सामने आया है। राजनीतिक विचार भी उनके काव्य में, नारी चरित्र का महत्व, यानी गुप्त ने अपने काव्य में नारी विषय पर काव्य रचना की है, जिसमें आपने देखा होगा उर्मिला का वीर वर्णन, केकई, अनुताप और यशोधरा, तीनों। जो चौथा एक रचना है विष्णुप्रिया, जो महाप्रभु चैतन्य स्वामी की पत्नी का नाम है। इन पर, इन नारी विषय पर उन्होंने काव्य रचना की है। तो उनके काव्य में नारी की महत्ता भी देखने को मिलती है, नारी का चरित्र का उभर कर भी सामने आया और नारी की वीर वेदना का वर्णन किया। इन्होंने कहा एक नहीं दो दो मात्रा है नर से भारी नारी। गुप्त ने नर से भी, मनुष्य से भी भारी क्या बताई, नारी को। उन्होंने स्वयं ने कहा अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी। तो नारी की वीर वेदना का वर्णन उनके काव्य में, उसके चरित्र का जिक्र भी उन्होंने किया है। प्रकृति का उन्होंने सुंदर मनोरम चित्रण किया है। और या फिर स्वयं केके को वे एक हिम तुषारावती कहते हैं, विदु लेखा के सम्मान उन्होंने बताया है। भक्ति भावना गुप्त के काव्य में, यानी वे एक अनन्य राम भक्त थे। राम भक्त उनके काव्य में, यानी केके अनुताप साकेत महाकाव्य राम भक्ति पर आधारित लिखा गया। तो मैथिली संत गुप्त एक अनन्य राम भक्त थे। उन्होंने कहा संदेश नहीं मैं यहां स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। तो भक्ति की भावना भी इस काव्य में, इनके काव्य में देखने को मिलती है। वर्णन का क्षेत्र, यानी स्वयं वे राम भक्त थे, तो उनकी काव्य रचना में उन्होंने स्वयं ने कहा नहीं कि इस भूतल को ही मैं क्या बनाने आया, स्वर्ग बनाने आया। संदेश में स्वर्ग का नहीं आया, लेकिन इस भूतल को मैं स्वर्ग बनाने आया। पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु है केके अनुताप के आधार पर केके का चरित्रांकन कीजिए। केके अनुताप किससे संकलित है? आगे मैंने बताया साकेत महाकाव्य से, साकेत से संकलित है। और साकेत में कितने स्वर्ग है? 12 स्वर्ग है। और केके अनुताप साकेत महाकाव्य के 8वें स्वर्ग से संकलित है। किससे संकलित है? 8वें स्वर्ग से संकलित है। चिंताकुल नारी, अब इनका पहला बिंदु बनता है चिंताकुल नारी। तो केके की वीर वेदना के आधार पर, यानी केके की वीर वेदना साकेत महाकाव्य के 8वें स्वर्ग से संकलित है। केके, यानी मैंने आपको बताया आगे कि मंत्रा दासी के कहने पर वह राम को वनवास भेजती है और भरत को अयोध्या का राजकुमार बनाती है और स्वयं वहां की राजमाता बनती है। तो यही इसके के अनुताप में गुप्त जी ने चित्रण किया है। तो स्वयं वो एक चिंताकुल नारी बताई है, उसे पश्चाताप से ग्रस्त बताया है, अपराध बोध से ग्रस्त, स्वयं वो अपराध को स्वीकार करती है, वात्सल्यमयी है, वात्सल्यमयी की एक मूर्ति बताया है। पांचवा मुख्य बिंदु है दुर्बल स्वभाव वाली है। वह कहते हैं दुर्बलता की एक ही निशानी होती है, दुर्बल व्यक्ति की एक निशानी होती है कि वह शपथ खा जाते हैं, यानी सौगंध खाते हैं। तो वह शपथ को एक दुर्बलता की उन्होंने निशानी बताया। वह तर्कशील है, विनयशीलता है और स्वाभिमानी नारी है। ये 8 बिंदु के चरित्र चित्रण में पढ़ेंगे। तो वह चिंताकुल नारी बताया है केके को।
तो यानी वह जैसे ही चित्रकूट राम को लेने के लिए वापस अयोध्या से चित्रकूट जाती है केकेयी, और उन्हें लेने के लिए वनवास से चित्रकूट से वापस राम को अयोध्या लौटने का कहती है, उसी का चित्रण है। वह स्वयं वेदव्य तुषारावर्ता बताया, यानी वेदव्य यानी विधवा, तुषारावर्ता यानी बर्फ की समान उसकी साड़ी को बर्फ से ढकी हुई बताया। तुषारावर्ता विदुलेखा बैठी है अचल तथापि असंख्य तरंगा, असंख्य तरंग की बातें उस किसको, केकेयी को बताया। पश्चाताप से ग्रस्त अब केकेयी स्वयं वह मंत्रा दासी के बहकावे में आकर राम को वनवास तो भेज देती है, लेकिन उसे स्वयं अंत में इस बात का दुख होता है, पश्चाताप होता है, तो वह उन्हें लेने के लिए वापस अयोध्या से चित्रकूट पहुंचती है। इसी का जिक्र इसमें कहा गया कि परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थी साधा, परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थी साधा, इस कारण ही तो है आज ये बाधा, यानी अपना जो दूसरों का परमार्थ न देखकर, दूसरों का हित न देखकर स्वयं का जो स्वार्थ देखा है, इसी वजह से यह है उस केकेयी को दुख हो रहा है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है अपराध बोध से ग्रस्त, स्वयं को वह एक अपराध मानती है और कहती है युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिनी नारी। तो स्वयं को वो एक अपराध बोध से ग्रस्त बताती है कि रघुकुल में भी एक ऐसी थी अभागिन नारी, वात्सल्यमयी, स्वयं वो वात्सल्य की मूर्ति बताया गया है केकेयी को। उन्होंने वह राम और लक्ष्मण को यानी भरत के समान ही, भरत के तुल्य ही वश नहीं करती थी, लेकिन वह किसी बहकावे में आने की वजह से भरत को राजकुमार और स्वयं राजमाता बनने के लिए मंत्रा दासी के बहकावे में आने से उन्हें वनवास भेज देती है। तो वह कह रही है कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या मेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, यानी भरत है जो आज केकेयी से गणना करने लगा है, तो वह कह रही है कि मेरा जो पुत्र है वह भी आज अन्य सा वत्स हो गया है। दुर्बल स्वभाव वाली है, स्वयं को दुर्बलता की निशानी बताती है, क्योंकि दुर्बल व्यक्ति की कमजोरी क्या होती है, शपथ। तर्कशील, वह एक तर्कशील नारी है, निगुप्त, वह अपने अपयश को यानी अपने स्वयं को कोसती हुई कहती कि वह यानी राजा दशरथ पुत्र के वियोग में तड़प कर प्राण त्याग दिए। जैसे ही राम को वनवास मिला तो दशरथ की मृत्यु हो जाती है पुत्र वियोग में, तो वह कहती है मैं पाल न सकी स्वधर्म उसे तुम पालो, मैं तो स्वयं अपना धर्म जो पतिव्रत धर्म है उसे पाल नहीं सकी, अब तुम उसे पालो, स्वामी को जीते जी न दे सकी सुख। तो यहाँ केकेयी करिए कि स्वयं में पतिव्रत धर्म को नहीं पाल सकी और स्वयं अपने स्वामी को जीते जी सुख न दे सकी। वह विनयशील नारी है, स्वाभिमानी की मूर्ति, स्वयं स्वाभिमानी है। स्वयं वह कहती है मैं सज मानिनी रही हूं, सरल सतराणी इस कारण सीखी नहीं दैन्य ये वाणी, मैंने ये दैन्य वाणी नहीं सीखी है, मैं स्वयं एक क्या हूं, सतराणी, मैंने ये दैन्य वाणी नहीं सीखी। तो वह स्वयं स्वाभिमानी है। तो ये मुख्य बिंदु बनते हैं केकेयी का चरित्रांकन में। पहला बिंदु है चिंताकुल नारी, पश्चाताप से ग्रस्त, अपराध बोध से ग्रस्त, वात्सल्यमयी, दुर्बल स्वभाव वाली, तर्कशील, विनयशीलता की मूर्ति और स्वाभिमानी। नेक्स्ट छठा प्रश्न है जयशंकर प्रसाद के द्वारा
रचित आंसू के भाव सौंदर्य पर प्रकाश डालना है। आंसू 1925 में लिखा गया जयशंकर प्रसाद का एक वीर वेदना से युक्त काव्य है। जयशंकर प्रसाद सायावादी कवि है। किस युग के कवि है? सायावादी कवि है। प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के सुगनी साहू परिवार में हुआ। काशी के सुगनी साहू परिवार में काशी के सुगनी साहू परिवार में 1889 में जन्म हुआ। प्रसाद जी की मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हुई। ये सायावाद के बर्मा कहते ही नहीं। सायावाद के 4 कवि, जिसमें जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं में झरना गीति काव्य है, 1918 ईस्वी में लिखा गया। लहर 1933 में लिखा गया, ये भी एक गीति काव्य है। और आंसू 1925 में लिखा गया। आंसू में विश्व कल्याण की भावना का चित्रण है। विश्व कल्याण की भावना, यह एक वीर काव्य है। वीर काव्य है, यानी अपने प्रियतम अपनी प्रिया को स्मरण करते हुए लिखा गया ये काव्य है आंसू। इस आंसू काव्य को आधुनिक युग का, आंसू काव्य को हिंदी का मेघदूत भी कहते हैं। आंसू को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। आंसू को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। तो आंसू का प्रतिपाद्य क्या है? ये एक वीर काव्य है, इसमें विश्व कल्याण की भावना 1925 में लिखा गया है और ये अपनी प्रीतम को याद करते हुए इसमें वीर वेदना का उच्छ्वास देखने को मिलता है। फिर आध्यात्मिक प्रेम की ओर संकेत है, यानी अपनी प्रियतम को याद करते हुए उसके वीर वेदना इतनी उच्छ्वास तक पहुंच जाता है कि वह एक अपने आप में एक अलौकिक काव्य होते हुए भी अलौकिक सा प्रतीत होता है। आध्यात्मिक प्रेम का इसमें संकेत है। आंसू की दार्शनिकता देखने को मिलती है। आंसू में प्रकृति सौंदर्य बड़ा ही मनोरम, भव्य और रम्य है। आंसू का प्रकृति सौंदर्य मनोरम, भव्य व रम्य है। आंसू का कलात्मक वैभव है, यानी वह एक लौकिक काव्य होते हुए भी उसकी वीर वेदना इतनी उच्छ्वास तक पहुंच जाती है कि वह अलौकिक सा हो जाता है। यानी प्रियतम को याद करती हुई वह एक प्रकृति का चित्रण अलौकिक जगत सा प्रतीत होता है। तो आंसू का कलात्मक वैभव है। इनकी भाषा
जयशंकर प्रसाद की भाषा संस्कृत तत्सम शब्दावली युक्त संस्कृत निष्ठ भाषा है। संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली युक्त इनकी भाषा है। इनमें इनकी वाणी में ओजमय, गौरवमय और चिंतनशील इनकी वाणी में क्या है? ओजमय है, गौरवमय व चिंतनशील। चिंतनशील इनके अलंकार में शब्दालंकार, जिसमें मानवीकरण अलंकार है, उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार आदि अलंकार की अधिकता है और संस्कृत निष्ठ भाषा है। जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषता को उदाहरण से स्पष्ट करना है, यानी जयशंकर प्रसाद की जो काव्य की विशेषता है उनको उदाहरण सहित काव्यगत विशेषता को बताना है। जयशंकर प्रसाद जन्म 1889 में काशी के सुगनी साहू परिवार में हुआ। उनकी रचनाओं में प्रसाद जी का एक काव्य की भावना, कल्पना, सौंदर्य और मानवतावादी तत्व से उत्प्रेरित इनकी रचना है। उनकी कल्पनाशीलता में सायावादी कवियों में विराट कल्पना के दर्शन होते हैं। जयशंकर प्रसाद की 3 जो कविताएं संकलित है, जिसमें हे लाज भरी सौंदर्य, हे लाज भरी सौंदर्य, हे लाज भरी सौंदर्य, और दूसरी जो कविता है ले चल वा बुलावा देकर, ले चल वा बुलावा देकर, ले चल वा बुलावा देकर। तीसरी कविता अरुण या मधुमेह देश हमारा, अरुण या मधुमेह देश हमारा। अब यहाँ पे ये लाज भरी सौंदर्य में ये चंद्रगुप्त नाटक से संकलित कविता है। इसमें अमात्य जो चंद्रगुप्त का मंत्री है, उसमें ये लाज भरी सौंदर्य की सुंदरता को एक लाज से भरा हुआ बताया, उसी का जो चित्रण किया गया है। चंद्रगुप्त नाटक से ये गीत संकलित है। और ले चल वा बुलावा देकर ये भी 1931 में लिखी गई कविता है। कब लिखी गई? 1931 में लिखी गई। यहाँ पे इस कविता में कवि की सायावादी कविता होती हुई भी प्लायनवादी का आरोप है। इस कविता पर क्या है? प्लायनवाद का आरोप लगाया जाता है, प्लायनवाद का आरोप। यहाँ पे कवि एक समुद्र के तट पर बैठकर, यानी उस ऐसे अपार्थिव इस कोलाहल से दूर जाना चाहता है जहां पे क्या हो? शांति हो। तो इसमें प्लायनवाद का आरोप लगाया जाता है। यह भी चंद्रगुप्त नाटक से ही संकलित है। और अरुण या मधुमेह देश हमारा, ये कविता, इस कविता में भारत की संस्कृति और उसकी सभ्यता का गान किया गया है। यह कविता अरुण या मधुमेह देश हमारा
सिकंदर मान के साथ आया उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर की पुत्री है कॉर्नेलिया सिंधु नदी के तट पर एक शिविर लगा है उनका। उस सिंधु नदी के तट पर कर भारत की ओर देखते हुए भारत की संस्कृति सभ्यता का बखान कर रही है, उसी का यहाँ पे चित्रण किया गया है। तो ये कल्पनाशीलता, व्यक्तिगता, प्रकृति का सौंदर्य है, इसमें प्रकृति की सुंदरता का चित्रण है आंसू कविता के माध्यम से। निराशा और वेदना भी है, सौंदर्य की अनुभूति है ये लाजबरी सौंदर्य कविता के माध्यम से। और छठा बिंदु है अतीत और प्रेम सरल जीवन की और लौटने का भाव है, यानी ऐसे अशांत स्थान पर कवि जाना चाहता है जहां पे इस मज भौतिक कोलाहल से वह दूर जाना चाहता है। मानवतावाद, कला पक्ष, भाषा में ये संस्कृत निष्ठ भाषा है, तत्सम शब्दावली है और मानवीकरण, अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार आदि की अधिकता उनकी रचनाओं में। शैली और सायावादी कवियों की शैली गीति जैसे लहर गीति काव्य है। यहाँ तक आंसू भी एक वीर वेदना से युक्त होती हुई भी यह भी एक क्या किस प्रकार का काव्य है, गीति काव्य है। उनकी शैली में देखिए काव्य प्रधान रहा, उनका काव्य प्रधान रहा है, गीति काव्य प्रधान है उनकी रचनाओं में। और उनकी रचनाओं में उन्हें सैकड़ों ऐसे सुंदर और सुललित गीतों का उन्होंने संकलन किया, रचना की है। प्रसाद की गीतों में कोमलकांत पदावली का प्रयोग हुआ है। उनके गीतों में, प्रसाद की गीतों में कोमलकांत पदावली का वर्णन। तो ये 7 प्रश्न है महत्वपूर्ण। इन 7 प्रश्नों के मुख्य बिंदु को आपको याद करना है और अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट 8 से 15 तक जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इससे अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।